हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। दीज आर कोविड डेज और दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक थ्रू लैपटॉप रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो वीडियो में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, प्लीज बियर विद इट। तो चलिए, पिछले कुछ दिनों में वी हैड बीन डिस्कसिंग द इवेंट्स विच लेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बारे में हमने बात की है पिछले कुछ दिनों में, और हम आ गए थे बात करते करते नेहरू रिपोर्ट तक, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इरविन का ऑफर, लाहौर सेशन और डांडी मार्च। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड हमको पता ही है, 1922 से 1930 के बीच में क्या हुआ। साइमन कमीशन एजिटेशन 1928 में हुआ है, जब व्हेन साइमन कमीशन हैड कम टू इंडिया टू सजेस्ट व्हाट रिफॉर्म्स शुड बी गिवन टू इंडियंस ड्यू इन 1929-30। तो साइमन कमीशन एजिटेशन हुआ है, इंडियंस ऑल वाइट कमीशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक डेवलपमेंट ये हुआ है सीडीएम से पहले। दूसरा, देयर वाज राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। कुछ ऑथर्स इसको रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म कहते हैं, मतलब रिवॉल्यूशनरीज का राइज था। 1928 में HSRA बनी है। भगत सिंह एंड अदर्स हैड किल्ड सॉन्डर्स, दे टुक द रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय इन एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन। और उन दिनों कंडीशंस भी खराब होती जा रही हैं। मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं बैकग्राउंड क्या है सीडीएम का। आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉलन, दे हैड फॉलन बाय मोर देन 50%। एंड पीजेंट्स वर ओवरबर्डन्ड विद डेट्स। उन पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। खेती करने के लिए वो जमीन गिरवी रख रहे हैं या बेच रहे हैं, या कर्ज ले रहे हैं और उनको खेती करनी है, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। टैक्स इंटैक्ट है, टैक्स में कहीं कोई कमी नहीं है, टैक्स उनको देना ही देना है। सरकार टैक्स माफ नहीं कर रही है, लैंडलॉर्ड रेंट माफ नहीं कर रहा है। तो पीजेंट्स का अनरेस्ट, एक डेवलपमेंट ये है कि जो किसान वर्ग है, पीजेंट्स वर्ग है, उनमें एक अनरेस्ट है सीडीएम से पहले। उधर वर्ल्ड ओवर देयर वाज ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड काफी डाउन चला गया है। इंडिया पे भी इसका इफेक्ट आएगा, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे। इसीलिए जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उनका डिक्लाइन हो जाएगा, और मतलब उनसे फायदा किसानों को नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता था वो डाउन हो जाएगा, लेकिन किसानों को टैक्स पूरा देना पड़ रहा है। तो एक ये भी हालात बने हुए हैं। उधर कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल क्लासेस वर बैडली हिट, उनका एक्सपोर्ट भी बंद हो गया है। और ऐसे हालातों में जो इंग्लैंड ने रुपी और स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेट किया है, उससे भी नुकसान है भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को। सो दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन इंटेंसिफाइड एंटी इंपीरियलिस्ट मूड। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ और भावनाएं भड़कने लगती हैं, आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में मूवमेंट शुरू होना ही था, हालात ऐसे बनने ही लगे हैं। लेबर मूवमेंट अपने चरम पे आ चुका है। 1929-30 का तो पीरियड लेबर अनरेस्ट के लिए बहुत ही यू कैन से चरम माना जाता है। लेबर अनरेस्ट, जैसे कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जब बहुत सारे लेबर लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। तो यहाँ भी एक ऐसा फीचर काम कर रहा है जो सीडीएम को सहायता करेगा। उधर भगत सिंह वगैरह पे जब मुकदमा चलने लगा है लाहौर कॉन्स्पिरेसी के सॉन्डर्स को मारने का, उससे भी यूथ इलेक्ट्रीफाई हो गया है। ये हालात बनते जा रहे हैं 1928-1929 तक आते आते ये हालात बनते जा रहे हैं कि सभी लोग, वो हालात तैयार होते जा रहे हैं जिसमें सीडीएम लॉन्च किया जा सके। ऐसे हालातों में आपको याद होगा कलकत्ता सेशन हुआ था 1928 में, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट की थी, और कलकत्ता सेशन किया था, जिसमें 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था अंग्रेजों को कि 1 साल में नेहरू रिपोर्ट पे बात करना शुरू कर दीजिए, लागू कर दीजिए, वरना हम मूवमेंट शुरू कर देंगे। अब उस अल्टीमेटम ईयर में क्या होता है, अल्टीमेटम ईयर में एक तरफ तो मुस्लिम लीग अपनी जिन्नास 14 पॉइंट अपनी रिपोर्ट ले आती है अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट। उधर इरविन, जो वायसरॉय इरविन है, इसने एक ऑफर दिया है 1929 को, उसे दीपावली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। मतलब साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, उधर अंग्रेजों ने अपनी रणनीति थोड़ी सी जाहिर की है। इरविन को बुलाया गया है कंसल्टेशंस के लिए, वो वापस आता है, वह कुछ अनाउंस करता है। उधर आपको याद होगा 1929 में लेबर गवर्नमेंट
पावर में आ गई है और उनसे डिस्कस करके फिर इरविन ने ऑफर दिया है। इरविन ने बोला है कि 1917 का जो अगस्त डिक्लेरेशन था, लिथगांव का डिक्लेरेशन था, उसमें इम्प्लिसिट है कि आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी है। तो डोमिनियन स्टेटस टू बी द नेचुरल इशू ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, ये तो अब बिल्कुल हम मान रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस तो बिल्कुल नेचुरल है, देना ही है आपको। एंड प्रॉमिस्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर साइमन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड, इसलिए आप लोगों को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाएगा साइमन रिपोर्ट के बाद। डोमिनियन तो समझ लीजिए कि 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन जो थी उसमें निहित है, ऐसा उसने बोला है। इरविन के इस ऑफर पर कांग्रेस की एक मीटिंग हुई है। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और लिबरल्स, जो लिबरल्स थे आपको याद होगा 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन बन गई थी, लिबरल्स कहते थे, ये सब इस इरविन ऑफर को मानने को तैयार हैं कुछ कुछ कंडीशंस के साथ। पहले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिटेल बताएगी, शुड डिस्कस द डिटेल्स ऑफ डोमिनियन स्टेटस, नॉट द बेसिक प्रिंसिपल विच द ब्रिटिश शुड एक्सेप्ट इमीडिएटली। डिटेल्स क्या होंगे डोमिनियन के, उस पर बात करनी हो तो बताइए। कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। एंड देयर शुड बी जनरल एमनेस्टी एंड पॉलिसी ऑफ जनरल कंसिलिएशन, बाकी जितने लीडर्स वगैरह हैं उनको छोड़ा जाए। अगर ये सब करने को तैयार है तो हम सोच सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये कांग्रेस के ग्रुप ने मीटिंग की है। सुभाष चंद्र बोस तो इस दिल्ली स्टेटमेंट को साइन करने को तैयार नहीं है। नेहरू ने रिलक्टेंटली इसे साइन कर दिया है। उधर दिसंबर 1929 में ए डेलीगेशन अंडर लीडरशिप ऑफ गांधी जी मेट वाइसरॉय इरविन, इरविन से मिलते हैं और अपनी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि आरटीसी के बारे में हम इस बेसिस पे जा सकते हैं। That the discussion in the RTC would proceed on the basis of full dominion status, but Viceroy was not impressed and he was unable to give any assurance and talks broke down। मतलब अक्टूबर में जो इरविन ऑफर आया था और दिसंबर तक होते होते यह तय हो गया कि कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो कंडीशंस रख रही है, इरविन उनमें कोई प्रॉमिस करने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के लोग ज्यादा होंगे या डोमिनियन के डिटेल्स हम बताएंगे। इस तरीके से ये जो एफर्ट था ये फेल हो जाता है। उधर मतलब सीडीएम से पहले के हालात हम डिस्कस कर रहे हैं। उधर नेहरू रिपोर्ट पे भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, और इस तरीके से एक साल का अल्टीमेटम पूरा होता है और दिसंबर 1929 में होता है लाहौर सेशन। इस तरीके से पहुंच जाते हैं हम लाहौर सेशन की तरफ। तो ये वो हालात थे जिसमें सीडीएम शुरू हो जाएगा। अब दिसंबर 1929 लाहौर कलकत्ता सेशन में बोला गया था एक साल का अल्टीमेटम आपको देते हैं, एक साल के अल्टीमेटम में आपने अगर नेहरू रिपोर्ट को लागू कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। फाइनली गवर्नमेंट इरविन ऑफर तो देती है बट इससे ज्यादा उसमें भी कुछ बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं है। तो कांग्रेस मेट एट लाहौर और दिसंबर 29 अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। देयर वाज ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप फ्रॉम ओल्डर लॉट टू यंगर लॉट। आई टोल्ड यू इन 1928 मोतीलाल नेहरू was president और लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। तो देयर वाज जनरेशनल चेंज, यू कैन से एक जनरेशन में चेंज हुआ है लीडरशिप में। कांग्रेस यहाँ पर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लेती है। अब कांग्रेस कहती है हमारा उद्देश्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, और यहाँ कांग्रेस ने पढ़ा है द कांग्रेस देयरफॉर डिक्लेयर्स दैट द वर्ड स्वराज इन द आर्टिकल ऑफ द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन शैल मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हम आपसे कुछ रिफॉर्म्स वगैरह नहीं मांग रहे हैं, अब हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऐसा लाहौर सेशन में बोला जाता है। यहाँ पास हुआ है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन फ्रॉम डोमिनियन स्टेटस टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 31 दिसंबर की आधी रात को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो तिरंगा है वो फहराया गया है और बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है। और अब ये हो जाता है कि इट वुड बी ए क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू द ब्रिटिश रूल। मतलब बहुत बड़ा उद्देश्य अब कांग्रेस बना चुकी है। तो लाहौर सेशन रावी नदी के बैंक पे हुआ है और यहाँ तिरंगा भी फहराया गया है और प्लेज ली गई है आने वाली 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। Thus, the Lahore session changed the Congress creed from dominant status to complete independence। ये इसका एक important significance है। Now Congress will fight for complete independence, not meager reforms। अब reforms की बात नहीं करेंगे।
The famous resolution declaring Purna Swaraj was adopted on 31st December at Lahore session of the Congress. Congress also announced the launching of CDM under the leadership of गांधी जी। यहीं पे कांग्रेस ये भी कह देती है कि गांधी जी कभी भी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पर बनने लगती हैं, मतलब अब वो अल्टीमेटम खत्म हुआ, कांग्रेस फुल मूड में है मूवमेंट के। उधर 1930 का साल आ गया, 26 जनवरी 1930 यहाँ पर पूरे भारत में मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, जिसका फैसला लाहौर सेशन में लिया गया था। और इंडिपेंडेंस प्लेज पूरे भारत में पढ़ी जाती है। इंडिपेंडेंस प्लेज वाज ड्राफ्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने इंडिपेंडेंस प्लेज ड्राफ्ट की है और बताया है किस तरीके से इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली, किस हर पहलू पे आपने भारत को बर्बाद कर दिया है, हर तरीके से भारतीयों का आपने एक्सप्लॉयटेशन किया है। बहुत लंबा सा एक गांधी जी ने इंडिपेंडेंस प्लेज ड्राफ्ट किया था जो पूरे भारत में पढ़ा गया है। फिर भी कांग्रेस ने तो ऑथराइज कर ही दिया, लगभग हो ही गया है, फिर भी गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करने से पहले एक 11 पॉइंट अल्टीमेटम जारी कर देते हैं अरविंद को। एक और कोशिश करते हैं कि शायद सरकार बात मान ले। 11 पॉइंट अल्टीमेटम इशूड बाय गांधी जी इन जनवरी 1931। ये आपको मैं 40 डेज का समय देता हूँ, इस 11 सूत्री कार्यक्रम को मान लीजिए, अदरवाइज मेरे पास तो परमिशन लगभग जनरल है ही कि मैं शुरू कर सकता हूँ मूवमेंट। सो बिफोर लॉन्चिंग द सॉल्ट सत्याग्रह टू इनिशिएट द CDM, गांधी जी said he would put off civil disobedience if the Britain would grant the essence, if not the outward form of self government। आप कम से कम एसेंस तो दे दीजिए, सेल्फ गवर्नमेंट का प्रारूप क्या होगा वो देख लेंगे, बट इस एसेंस पे तो कम से कम बात करिए, तो हम CDM को अवॉइड कर सकते हैं। 11 पॉइंट में कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, जनरल डिमांड्स हैं। टोटल प्रोहिबिशन हो, रेस्टोरेशन ऑफ एक्सचेंज रेट हो, रुपए को मजबूत किया जाए, 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू हो, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स हो, इस पे बात करेंगे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 50% रिड्यूस कर दिया जाए, सिविल सर्विसेज की सैलरी 50% रिड्यूस हो जाए, फॉरेन क्लोथ जो इंग्लैंड से आता है उसके अगेंस्ट एक उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए, CID जो आपने बॉडी बना रखी है सप्रेशन के लिए, इसे एबॉलिश किया जाए, इशू ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंसेस टू फॉर सेल्फ डिफेंस इंडियंस को लाइसेंसेस जारी की, जो इनेक्टमेंट ऑफ कोस्टल रिजर्वेशन बिल, ये कुछ गांधी जी ने अपनी पॉइंट्स रेज किए हैं। इट वॉज ए कॉम्प्रोमाइज फार्मूला अकॉर्डिंग टू सुमित सरकार, हिस्ट्री की एक किताब है मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार, उनके अनुसार उन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया है कि इन 11 इश्यूज में से 6 इश्यूज तो जनरल इंटरेस्ट की थी, लाइक रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सिविल सर्विसेज सैलरीज, टोटल प्रोहिबिशन, डिस्चार्ज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, CID वगैरह। 6 इशू जो है वो बुर्जुआजी डिमांड है, मतलब पूंजीवादियों की डिमांड के बारे में है, लोअरिंग ऑफ रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो टू 1 स्टर्लिंग टू 4 दिस, एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ ऑन फॉरेन क्लोथ एंड रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल ट्रैफिक फॉर इंडियन शिपिंग कंपनीज। ये भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जाए, ये जनरल डिमांड है। और कुछ 2 डिमांड किसानों की भी है कि 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड इट्स सब्जेक्शन टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली। इस तरीके से सुबीर सरकार ने इसको क्लासिफाई किया है, जो 11 पॉइंट अल्टीमेटम गांधी जी देते। इसमें कहीं डोमिनियन स्टेटस का जिक्र नहीं है, मतलब स्पेसिफिक ग्रीवांसेस के रिड्यूसल के जरिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करने की कोशिश की जा रही है। इरविन इस पे कोई आंसर देता नहीं है, तो फाइनली गांधी जी फिर निकल पड़ते हैं दांडी यात्रा पे। तो ये मैंने आपको बताया, गांधी जी प्लेस्ड 11 पॉइंट अल्टीमेटम टू इरविन। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द डिमांड लिस्ट वाज सॉल्ट लॉ, इसके बारे में बात थी। इट वाज डिमांडेड दैट द सॉल्ट टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट में बी डन अवे विद। ये इसमें सॉल्ट के बारे में बात की गई थी, तो अब सारी पॉलिटिक्स या मूवमेंट सॉल्ट पे ही आगे बढ़ जाएगा। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी met at Sabarmati in February 1930 and passed a resolution authorizing Gandhi ji to start CDM and the same was done by All India Congress Committee also। मतलब गांधी जी के पास कंप्लीट परमिशन कांग्रेस से आ गई है, now he should start। Hence on March 2 गांधी जी ने लिखा है कि मैं सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और वाइस को उन्होंने लिखा ऑन बेंडेड नीज आई आस्क फॉर ब्रेड आई हैव रिसीव्ड स्टोन इन स्ट्रीट, मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिले हैं।
मतलब वो हालात बनते जा रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत नेग्लिजिबल है, फीबल है। गांधी एलिवेटेड द इशू ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट लॉ एंड ब्रॉट इट टू द फोरफ्रंट। सॉल्ट को उन्होंने फोरफ्रंट पे लिया है। मूवमेंट बहुत डेंजरस ना बने, वायलेंट ना बने, तो उन्होंने सॉल्ट को चुना है। मार्च टू डांडी, अ विलेज इन द नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट हिमसेल्फ। इस पे वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। अब सॉल्ट को लेके बहुत लोग इम्प्रेस्ड नहीं हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स वर परप्लेक्स्ड एंड बिविल्डर्ड बाय दिस आइडिया। इवन अंग्रेज भी कुछ बहुत ज़्यादा इसमें उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि सॉल्ट से क्या होगा, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने से क्या हो जाएगा। लीडर्स भी बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। गांधी जी ने सॉल्ट क्यों चूज किया? व्हाई डिड गांधी चूज सॉल्ट एज हिज ट्रम्प कार्ड फॉर द मूवमेंट? इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अंडर द रेगुलेशंस ऑफ इंडिया सॉल्ट एक्ट 1882, द गवर्नमेंट enforced a monopoly on the collection or manufacture of salt in India, restricting its handling to officially controlled salt depots and levying a tax of rupees 1.40 on each mond। मतलब गवर्नमेंट ने मोनोपोली बना ली है और टैक्स लगाया है सॉल्ट पे। गवर्नमेंट ही इसको देख रेख करेगी, ये सॉल्ट टैक्स है। गांधी जी अंडरस्टूड द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट बिफोर गिविंग इट प्राइमेसी ओवर द अदर डिमांड्स। उन्होंने सॉल्ट क्यों चुना, और ध्यान से देखिए। ही अंडरस्टूड दैट सॉल्ट वाज एन आइटम ऑफ डेली नेसेसिटी एंड हेंस कंज्यूम्ड बाय ऑल। इसका मतलब ये है सभी की नेसेसिटी है, तो सॉल्ट से सभी लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब ऑल राउंड मूवमेंट, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऑल इंडिया हो सकता है। सभी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिवीजन, सभी लोग सॉल्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सॉल्ट टैक्स ड्रू यूनिवर्सल ग्रीवांस ऑफ ऑल। सभी लोग इससे प्रताड़ित हैं, स्पेशली पुअर एंड द वीमेन, तो वो भी आगे बढ़ के आएंगे। सॉल्ट हैज इमोशनल कंटेंट एज वेल। इन इंडिया इट सिग्निफाइड ट्रस्ट, फेथ, हॉस्पिटैलिटी एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। नमक की वैल्यू बहुत होती है इंडियन ट्रेडिशन में, नमक का पक्का होना, है ना। नमक के बारे में कहते हैं कि भाई ट्रस्ट और ऑब्लिगेशन की तरफ ले जाता है, ये भी एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो सकता है। ही ऑल्सो विजुअलाइज्ड दैट सॉल्ट इशू हैड पोटेंशियल टू ब्रिंग टुगेदर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। सॉल्ट में कोई डिवाइसिव कंपोनेंट नहीं है, ये तोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा। इसमें कहीं अगर हम कह दें, गांधी जी ने बोला अगर मैं कह दूं कि किसान पैसा ना दें, रेंट ना दें जमींदारों को, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मजदूर फैक्ट्री में काम ना करें तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सॉल्ट तो सबके लिए एक सा है, न्यूट्रल है, इसलिए सॉल्ट में सब लोग एक साथ आ सकते हैं। इसमें कोई भी तोड़ने वाला कंपोनेंट नहीं है। गांधी जी ने सॉल्ट को अपना ट्रम्प कार्ड बनाया है। इस तरीके से गांधी जी ने इरविन को नोटिस भी दिया है कि इस दिन 12 तारीख को मैं अपनी मार्च शुरू करूंगा। इरविन की तरफ से कोई इसका वो नहीं है। हैंस गांधी जी डिसाइडेड टू वॉक थ्रू डजन्स ऑफ विलेजेस, pausing regularly to hold meetings, preparing audience for civil disobedience। अब गांधी जी 12 मार्च को सत्याग्रह आश्रम, जिसको साबरमती आश्रम भी कह देते हैं, वहां से शुरू होते हैं टू डांडी, which was in the नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के नवसारी जिले में हुआ करता है, सेंट्रल गुजरात से होते हुए। मतलब गांधी जी पूरा ये ट्रैवर्स करते हैं। लगभग 3 हफ्ते में ये मार्च चली है with 78 followers। And the most important was Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was part of Dandi March. Important leaders में she was part of Dandi March. गांधी जी को 2-3 बात और जान लीजिए। गांधी जी 61 years for the eldest among all them, all of the people who participated in the Dandi March. Kasturba Gandhi applied the benedictory tilak to Gandhiji's forehead and garlanded him with khadi and handed him the walking stick. जो चलने का उनका, वो हाथ में छड़ी लेके चल रहे हैं, लाठी लेके चल रहे हैं, तो वो एक सिंबल बन गया। तिलक, खादी एंड स्टिक सिंबलाइज्ड डिवोशन, सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली। एज पर वन डिस्क्रिप्शन इन अ बुक, जो तिलक गांधी जी के लगा है वो डिवोशन सिंबलाइज करता है। उनके हाथ में जो खादी है उनको पहनाई गई है, वो उनका सिंप्लिसिटी सिंबलाइज करती है, और उनके हाथ में स्टिक है वो स्ट्रेंथ सिंबलाइज करती है। Sarojini Naidu was also part of this Dandi March. So this way it started. Gandhiji had been going on throughout Gujarat all the way to Dandi. Gandhiji's method of march was hugely successful and people participated
इन हिज पब्लिक मीटिंग्स इन लार्ज नंबर। वीमेन हो या किसान हो या मजदूर हो, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी जो काम कर रहे हैं वो नौकरियां छोड़ छोड़ के आ गए हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल मूव्ड इन एडवांस टू ऑल द important places located on the designated route and prepared the people for the coming of महात्मा। मतलब ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, शांति के तरीके से चलता जा रहा है। अंग्रेज स्केप्टिक हैं, वो सोच रहे हैं ये कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, ये गांधी नॉट इन पोजीशन टू कंप्लीट इट। टाइम मैगजीन इंग्लैंड में लिखती है कि ये एक दो दिन बाद गांधी जी गिर भी गए थे कि ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, बट एक वीक के बाद अंग्रेज समझ गए हैं, फॉरेन मीडिया भी समझ गया है कि ये कंप्लीट होके रहेगी। अंग्रेज भी अब समझ गए हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। गांधी जी mobilized thousands of people across the country to volunteer to take part in protest against unjust law. The march received prominent coverage by native and foreign media. बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रचार हुआ है पूरी दुनिया में। शुरू में तो बहुत हल्के से लिया था, बट अब इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी सी इसके बारे में चिंताजनक हो गई है और फॉरेन मीडिया भी इसे कवर कर रहा है। पहले तो क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा था, अब वो इसको बाकायदा इसकी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा रहा है। गांधी जी ब्रेक सॉल्ट लॉ। गांधी जी वहां 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। आफ्टर ए नाइट ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, महात्मा परफॉर्म्ड अ सेरेमोनियल ब्रीच ऑफ सॉल्ट लॉ ऑन द शोर्स ऑफ डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930 एट 6:30 बजे सुबह। गांधी जी 5 को पहुंच गए थे। रात भर फास्टिंग प्रेयर होता है। 6 अप्रैल सुबह 6:30 बजे उन्होंने ही जस्ट picked up a lump of salt mixed with mud and formally inaugurated the civil disobedience movement. I have manufactured salt, गांधी जी कहते हैं। While manufacturing salt, गांधी जी stated, I am shaking the foundations of British Empire. मैंने salt बना दिया, अब मैं ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशंस को शेक कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। गांधी जी डिक्लेयर्ड, इसको ध्यान से सुनिए, it will give you lot of insight. Now that the technical and ceremonial breach of salt law has been committed, technically मैंने कर दिया, it is now open to anyone who would take the risk of prosecution under the salt law and manufacture salt. मतलब पूरे भारत में लोग बिना किसी परमिशन मांगे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकते हैं। इसको स्ट्रगल को बोलते हैं ऑफ द राइट अगेंस्ट द माइट। द स्ट्रगल अगेंस्ट सॉल्ट लॉ इज द स्ट्रगल ऑफ राइट अगेंस्ट द माइट। उन्होंने बोला है, लेट एवरी विलेज मैन्युफैक्चर और फेच कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट। सिस्टर्स शुड पिकर लिकर शॉप, शराब नहीं जहां बेच रहे हैं उनको पिकेट करें, घेराव करें। ओपियम डेंस, जहां ये अफीम बेची जाती है। फॉरेन क्लोथ, जो बेचते हैं उनके शॉप्स का घेराव हो। यंग एंड ओल्ड शुड प्लाई द टिकली एंड स्पिन, खादी को काता जाए। फॉरेन क्लोथ शुड बी बर्न्ड। हिंदूज शुड एश्योर अनटचेबिलिटीज। हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसीज एंड क्रिश्चियन शुड ऑल अचीव देयर हार्ट यूनिटी। मतलब गांधी जी का पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ रहा है इस मूवमेंट में, किस पर्सपेक्टिव पे गांधी जी काम कर रहे हैं। ये पैराग्राफ्स आपको मेंस में भी काम आएंगे और सिविल सर्विसेज में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पॉइंट्स बहुत काम आ जाएंगे आंसर चूज करने में। लेट द स्टूडेंट्स लीव गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन देयर सर्विस एंड डिवोट देमसेल्व्स टू सर्विस ऑफ द पीपल एंड वी शैल फाइंड दैट पूर्ण स्वराज विल कम नॉकिंग एट आवर डोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार पढ़िएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी का पर्सपेक्टिव। सो गांधी जी जस्ट टुक हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड अनाउंस्ड दैट आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रीच किया था। डांडी मार्च एंड सॉल्ट सत्याग्रह मार्क द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक तरीके से मान लिया जाए यहाँ से मूवमेंट एक नई राह पे आया है, नई पाथ पे आया है, नया कॉम्प्लेक्शन बना है, मूवमेंट का नया कॉम्प्लेक्शन बना है। नॉन कॉपरेशन से अब हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। इट ड्रू ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम द मासेज इन जनरल एंड वीमेन इन पर्टिकुलर। सही मायनों में देखा जाए तो महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़ का योगदान हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। One favorable outcome of Salt Satyagraha was that after Gandhi-Irwin Pact, also called Delhi Pact, the government permitted the collection and manufacture of salt by the people living within the specific area of seashore. एक फायदा इस मार्च का ये हुआ कि जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनको नमक बनाने की अनुमति दे दी गई थी Gandhi-Irwin Pact में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हिस्टोरिकल डांडी
रूट वॉज अकॉर्डेड द नेशनल हेरिटेज स्टेटस। इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिल चुका है, जो रूट है। एक छोटी सी बात, गांधी जी ने जो सॉल्ट बनाया था वो 1600 रुपए में बिका था। एक टोकनिज्म के तौर पे एक ही गांधी जी ने सॉल्ट उठाया था। इट वॉज ऑप्शन एट 1600 रुपीज एट दैट टाइम। अब गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होता है दांडी मार्च के बाद? द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द ऑनगोइंग नेशनल स्ट्रगल वाज फुल ऑफ फायर एंड फ्यूरी। गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया है। ऑर्डिनेंसेस वर पास्ड एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड। Jails were filled with congressmen and women. लाठी blows rained upon the demonstrators. मतलब गवर्नमेंट ने सीवियर रिप्रेशन की ठान ली थी और करने भी लगी थी। गवर्नमेंट पास्ड प्रेस ऑर्डिनेंस ऑन 27 अप्रैल 1930 एंड रिप्लेस द प्रेस एक्ट ऑफ 1910। मैंने आपको तिलक के समय बताया था कि 1910 में एक प्रेस एक्ट पास हुआ था पाबंदियों के लिए। अब उसकी जगह एक नया कानून आ रहा है। द रिजल्ट वॉज दैट 67 न्यूज़पेपर्स एंड 55 प्रिंटिंग प्रेसेस वर क्लोज डाउन। याद रखेंगे कि दांडी मार्च के तुरंत बाद ये एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं। प्रेस पे प्रतिबंध लगाए हैं, अरेस्टेशंस किए हैं लोगों को। लीडर्स लाइक गांधी, नेहरू, आजाद एटसेट्रा वर इम्प्रिजन्ड और सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस वर बैंड। मतलब पूरा टोटल सप्रेशन गवर्नमेंट ने किया है। सिग्निफिकेंस क्या है सॉल्ट मार्च का? पहला सिग्निफिकेंस, It was this event that first brought महात्मा गांधी to the world attention। गांधी जी का इंडिया में जो एक्शन चल रहा है वो वर्ल्ड अटेंशन में आता है। अमेरिका की टाइम मैगजीन बोलती है, he had now become a saint in the minds of the people। The march was widely covered by European and American press। बड़े स्तर पर फॉरेन मीडिया ने इसको कवर किया है। गांधी जी का स्टेचर भी काफी एलिवेट हुआ है। एक तो सॉल्ट मार्च से ये फायदा हुआ, दूसरा It was the first nationalist activity in which women participated in large numbers। याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू was part of it। A very important point, the socialist activist Kamala Devi Chattopadhyay had persuaded Gandhi ji not to restrict the protest to men alone। गांधी जी से कहती हैं कि जो प्रोटेस्ट की बात है आप सिर्फ जिसको मेन तक मत रिस्ट्रिक्ट कीजिए, let women come forward। Kamala Devi was herself one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt and liquor laws। So Kamala Devi Chattopadhyay also played a very important role। ये पॉइंट NCERT थीम्स 3 में है और किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा ये, तो ये याद रखेंगे आप। थर्ड इंपॉर्टेंट significant was it was salt march which forced upon the British the realization that their Raj would not last forever। हमको हमारा रूल बहुत लंबा नहीं चलेगा, हमको बड़े बड़े कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। दैट दे वुड हैव टू डिवॉल्व सम पावर टू इंडियंस। कुछ पावर्स तो इंडियंस को देनी ही पड़ेगी। तो ये 3 सिग्निफिकेंस सॉल्ट मार्च के। गांधी जी की सॉल्ट मार्च उधर चल रही है, साथ साथ तमिलनाडु में बड़ी फेमस सॉल्ट मार्च हुई है। राजगोपालाचारी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ऑन अप्रैल 30, 1930। He undertook a famous salt march from वेदारण्यम salt सत्याग्रह। उन्होंने ये सॉल्ट मार्च की है। एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट मार्च उन्होंने भी की है। He selected the route from तिरुचिरापल्ली to वेदारण्यम in तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। वहां पे उन्होंने भी एक सॉल्ट मार्च की है। The march began on Tamil New Year's Day 13th April and reached Vedaranyam on 28 April। So yeah, these are few points about the march of Rajgopalachari। 2 days later, Rajgopalachari were arrested for breaking the salt law। उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही केरल में भी सॉल्ट मार्च हुई है। के किलप्पन बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं, उन्होंने भी एक सॉल्ट मार्च की है। पय्यनूर इन केरला में करते हैं। बट व्हेन गांधी जी वर अरेस्टेड इन मे द नेचर ऑफ स्ट्रगल चेंज। उधर तो देयर वाज सॉल्ट मार्च ऑफ राजगोपालाचारी, देयर वाज सॉल्ट मार्च ऑफ के किलप्पन। अब भारत में छोटी मोटी मार्च हो रही हैं। इलाहाबाद में भी जीवी पंत और जवाहरलाल नेहरू वगैरह मार्चेस निकाल रहे हैं। धरसाना सॉल्ट रेड इन्हीं दिनों हुई है। एक धरसाना सॉल्ट रेड मई 1930 में। गांधी जी वॉज टेकन इन कस्टडी ऑन May 5। 5 मई को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। धरसाना सॉल्ट रेड फिर होती है, लेड टू हड़ताल एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर इंडिया। गांधी जी अरेस्ट होने के बाद बहुत बड़ी हड़ताल हुई है। शोलापुर में तो बहुत बड़ी हड़ताल हुई है। अब्बास तैयब जी एंड हिज फॉलोअर्स व्हाइल स्टार्टिंग फॉर मार्च ऑन द धरसाना सॉल्ट वर्क्स वर अरेस्टेड। धरसाना सॉल्ट वर्क्स है, वहां पर एक मार्च होनी है। अब्बास तैयब जी को अरेस्ट कर लिया गया है।
2000 वॉलंटियर्स हैं। सरोजिनी नायडू लेड द मार्च विद मणिलाल गांधी इन फ्रंट, रेडेड धरसाना सॉल्ट डिपो। तो धरसाना सॉल्ट पे भी एक रेड हुई है, वहां नमक बनता है। आई विटनेस अकाउंट, यहाँ पर वेब मिलर ने इस धरसाना सॉल्ट रेड को कवर किया है। He says not one of the marchers even raised an arm to fend off the blows. I heard sickening whacks of the clubs on the unprotected skulls. The ground was quilted with bodies. The survivors, without breaking ranks, silently and doggedly marched on until struck down. सत्याग्रही आगे बढ़ते आ रहे हैं, अंग्रेज उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। तो धरसाना सॉल्ट रेड को कवर किया था वेब मिलर ने। Daring mass raids by thousands took place on the salt depot at वडाला। वडाला में भी सॉल्ट डिपो पे मार्चेस वगैरह हुई हैं। इस तरीके से पूरे भारत में एक हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द डांडी मार्च। गांधी जी ने की है डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, नमक यात्रा भी कहते हैं। एंड डांडी मार्च वॉज द फर्स्ट इवेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसको पढ़िएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब कोविड के हालात नॉर्मल होंगे तो हम फिर रिज्यूम करेंगे वीडियो लेक्चर्स थ्रू स्टूडियो। अभी हम कंप्यूटर से ही कोशिश करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।